डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 161 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 162 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। इनके दो साथी और भी कहीं करीब में हो सकते थे। वो दोनों जरा करीब आए तो चांदनी में उनकी शक्लें वाज़े नजर आने लगी। मुझे यह देखकर मायूसी हुई कि इनमें शीशोक नहीं था। फिर वो जैसे ही हमारे बनाए गैर मरई हिसार में दाखिल हुए तो मंसूबे के मुताबिक तारिक और मैंने बैक वक्त इन पर छलांग लगा दी। रूमी राइफल लिए तन कर खड़ी हो गई। हम दोनों ही अपने अपने शिकार को रगेदते हुए नीचे आ रहे। एक ने न जाने कैसे अंधी गोली चला दी। धमाका हुआ। यह अंधी गोली नहीं थी बल्कि अपने दूसरे दो साथियों को खबरदार करना मकसद था। बहरहाल फायर हो चुका था। गोली हवा हो गई थी। ये गोली मेरे वाले शिकार ने चलाई थी। मैंने उसे दूसरा मौका नहीं दिया और उसके जबड़े पर अपने पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से रसीद कर दिया। हम दोनों बर्फ पर गिरे थे और संभलते ही मैंने उस पर एक और जर्ब लगाई। उसके हल्क से बैल जैसी डकराहट उभरी थी। मैंने उसकी गन पर हाथ रखा और झपट ली। फिर संभला और गन को नाल से पकड़कर लट की तरह घुमाकर उसकी कनपट्टी पर रसीद कर दिया। वो वहीं बर्फ पर ढेर होकर बेहिस्सो हरकत हो गया। इधर तारिक भी अपने शिकार को ढेर कर चुका था। इसके हाथ में शिकारी चाकू नजर आ रहा था जिसका फल खून आलूदा नजर आने लगा। अचानक एक चीख की आवाज उभरी। मैं दहल कर रह गया। यह हुमैरा थी। मैं बगोले की तरह पलटकर उससे मत दौड़ा और फिर करीब पहुंचकर वहीं रुक गया। मुझे जैसे सख्ता हो गया था। तारिक और रूमी भी हुमैरा की चीख पर मेरे पीछे दौड़े आए थे। सामने का मंजर मेरे लिए लर्जा देने वाला था। शीशोक ने अपनी राइफल हमारी तरफ ताने हुए थी और उसके एक साथी ने हुमैरा को अपनी राइफल की नाल पर ले रखा था। शीशोक के चेहरे पर बड़ी मकरू मुस्कुराहट थी। इसी लहजा में बोला, अपने हथियार फेंक दो वरना इसकी खोपड़ी पाश पाश कर दी जाएगी। हुमैरा को इन खूनखार वहशियों के कब्जे में देखकर मेरी सांसें जैसे रुक रुक कर चलने लगी। शीशोक, मैंने ललकारने के अंदाज में कहा, अगर इसका तुमने बाल भी बेका किया तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। मैं हल्के बल धाड़ा। शीशोक ने तैश में आकर एक हवाई फायर कर डाला और जहरखन लहजा में बोला, बकवास बंद करो अपनी और हथियार फेंक दो। इसी वक्त उसके साथी ने हुमैरा की गर्दन से लगी नाल को हरकत दी। हुमैरा के हल्क से घुटी घुटी चीख बरामद हुई। वो इन वहशियों के नरगे में खासी खौफजदा नजर आ रही थी। जैसा ये कह रहा है वही करो, तारिक ने कहा और अपना चाकू बर्फ पर फेंक दिया। नाचार मैंने भी राइफल फेंक दी थी। रूमी ने भी हथियार फेंक दिया। अब हम तीनों निहत्थे थे। शीशोक के बधे ठोंठों पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट रक्सा थी। वो पुरगुरूर अंदाज में चंद कदम चलता हुआ हमारे करीब आया और एक नजर रूमी और तारिक पर डालने के बाद मुझसे बोला, तुमने दोस्ती की आड़ में हमारी पीठ पे खंजर घोंपा है। तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। खंजर मैंने नहीं, तुमने हमारी पीठ पर घोंपा है शीशोक। मैंने भी दुरुस्ती से कहा, तुमने हमारे दुश्मनों से साजबाज की और उनके वरगलाने में आ गए। मैं अब तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा। शीशोक भेड़िए जैसी हुर्राहट से बोला, तुमने नेफा वालों से गठजोड़ कर डाली। हमारे खिलाफ बड़े लामा के कान भरे तुमने। हालांकि तुम्हारा वादा था कि उसे ग्यामियों के खिलाफ हमारे हक में करोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं यही कर रहा था, मगर तुमने मजीद मौका ही कब दिया। तुमने हमसे जंग छेड़ दी जिससे बड़े राह पर तुम्हारा बुरा असर पड़ा। गलती तुम्हारी है। इसका फैसला तो अब सरदार गबूचा ही करेगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे उसके लहजे से चालाकी और मुनाफिकत की बू आ रही थी। मैं जानता था कि इनके कबीले में ज्यादा मौत का मुतरातिफ होता। अगर ये बात है तो फिर मुझे भी सरदार गबूचा पर पूरा भरोसा है। वो यकीनन मेरी बात मेरा मुकदमा समझेंगे। चलो हम तैयार हैं। वो इस वक्त दो थे, हम 3 से 4। इनके पास कुछ सवारी नहीं थी, ना ही हमारे पास। पैदल भी चलते तो खंपा कबीले तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगना था और इस दौरान में हम इन दोनों पर काबू पा सकते थे। मैं भी इस खुशगुमानी में था कि अचानक शीशोक ने यह कहकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में हमारे साथी यहाँ पहुंचने वाले हैं। इनके साथ ही वापसी के लिए रवाना होंगे। मैं उसकी बात सुनकर अंदर से दहल गया। अगर इसके साथ ही आ पहुंचे तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाती।
ہم اتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا جو کرنا تھا انہی لمحات میں کرنا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ طارق خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ مجھے پریشان پا کر وہ شوق سے بولا، دیکھو مسٹر، ہم چلنے کے لیے پھر بھی تیار ہیں، مگر اس وقت سردی سے ہماری جان نکلی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں اکڑ رہے ہیں، خود میں مریض ہوں۔ کہتے ہوئے طارق کپ کپانے کی زبردست ایکٹنگ کرتا ہوا برف پر گر پڑا۔ رومی دیوانوں کی طرح غم زدہ ہو کر طارق کو سنبھالنے کے لیے لپکی۔ شیشوک الجھ گیا۔ میں بھی پریشانی اور تشویش زدہ نظر آنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا طارق کی جانب پڑا۔ اب شیشوک اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہو چکا تھا۔ اس سے ایک یہ غلطی ہو چکی تھی کہ اس نے ابھی تک ہمارے اسلحے کو اٹھانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ تبھی طارق اور رومی نے بیک وقت ایک خطرناک حرکت کی۔ رومی نے قریب پڑے ہوئے اپنے پستول پر ہاتھ ڈالا اور طارق نے برف پر تڑپتے ہوئے یکدم شیشوک کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ اسی وقت فائر ہوا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید شیشوک کے ساتھی نے ہومیرا پر گولی چلا دی ہے۔ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی اور گولی کی آواز کے ساتھ ہی میں نے اسی کو برف پر گرتے دیکھا۔ رومی نے لیٹے لیٹے ہی اس کے چہرے پر اپنے پستول سے گولی داغ دی تھی۔ ہومیرا نے ہمت کی اور ہر قسم کے ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لپک کر رائفل اٹھا لی۔ طارق کو شیشوک کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر میں بھی اس پر پل پڑا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی گری ہوئی گن کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر پرے کر دیا تھا۔ جلدی کایا پلٹ گئی تھی۔ فاتح مفتو بن گیا تھا اور مفتو فاتح۔ شیشوک پر ہم نے گنز تان لی تھی۔ ہم چاہیں تو تمہیں اسی وقت گولی مار کر ہلاک کر ڈالیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، میں نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اگر دوبارہ تمہیں ہم نے اپنے راہ میں آتے دیکھا تو میرے الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے، کیونکہ اسی وقت مغربی پہاڑیوں کی سمت سے کچھ پرہنگم سی آوازیں آنے لگیں اور روشنیاں بھی چمکنے لگیں۔ میرے ساتھی آن پہنچے اور اب تم لوگ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ شیشوک نے پشت کے بل برف پر لیٹے لیٹے نفرت بھر لہجہ میں کہا۔ اسی وقت گولی چلی اور ساتھ ہی شیشوک کی کرہ بھی نکلی۔ طارق نے اس کی ایک ٹانگ گولی مار کر زخمی کر دی تھی۔ شیشوک سخت چاند تھا، گولی کھا کر بھگورایا۔ نکل چلو یہاں سے، طارق سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہم وہاں سے تیزی سے نکلے۔ ہمارے حق میں شیشوک کے بدستور خرانے اور چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم برف پر دھنستے جتنی تیزی سے ممکن ہو رہا تھا چلے جا رہے تھے۔ ہم نے شیشوک اور اس کے مردہ ساتھی کا اسلحہ بھی رکھ لیا تھا۔ 2 رائفلیں اب اضافی تھیں ہمارے پاس۔ نہ جانے ہم آبادی سے کتنی دور تھے، تاہم رومی نے منزل کا اندازہ کر رکھا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے سنگتے سے معلومات لے رکھی تھی۔ ایک پہاڑی درہ پار کر کے ہمیں سامنے ہی بینز کی آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے درمیان سے ایک راستہ بل کھاتا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں جانب برف کا میدان سا تھا۔ آبادی ابھی کچھ فاصلے پر تھی۔ دور ہی سے برفیلی چاندنی میں ایک پکوڑا نما عمارت کے کلس بھی چمکتے نظر آنے لگے۔ شاید یہی یہاں کے بڑے لاما کے وائٹ ٹیمپل کی عبادت گاہ تھی۔ ہم رکے نہیں اور جتنا تیز ممکن ہو سکتا تھا ہم آگے بڑھتے رہے۔ بقول رومی کے ایک بار آبادی میں پہنچنے کے بعد شیشوک یا اس کے ساتھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ کھمپا قبیلے کو تبت کی ان وادیوں میں کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ یہ لوگ جدی پشتی قزاق اور خون خرابہ پھیلانے والے مشہور تھے، جبکہ یہاں کے لاماؤں کی تعلیم ان کے خلاف تھی، جو جنگ اور خون خرابے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم گرتے پڑتے توڑتے بالآخر اس راستے پر آن پہنچے۔ یہاں ہمیں چلنے میں کم ہی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہماری ہمت ذرا سوا ہوئی تو تھکے ماندے اور سردی سے ٹھٹرے ہوئے ہمارے جسموں میں ایک نئی طاقت بھر گئی۔ آبادی کے قریب پہنچ کر ہم نے بڑی گنز گڑوں میں پھینک دیں۔ 2 پستولیں، ایک ہم نے شیشوک کے لباس سے برآمد کی تھی، البتہ طارق اور میں نے اپنے لباس میں چھپا لیں، جبکہ دونوں چاقو ہومیرا اور رومی نے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ کشلنگا کی طرح یہاں بھی لوگ اسلحے کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی اسلحہ رکھنے والوں کو۔ سنگتے ساتھ رہتا تو اور بات تھی، اب ہمیں خود کو سیاہ بتانا پڑتا۔ وانگدولا نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ مقامی تبتیوں سے ہم نے یہی کہنا تھا کہ ہم وائٹ ٹیمپل کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ نیز اب شیشوک والوں سے تازہ جھڑپ کے بعد ہمیں یہ بھی اضافہ کرنا تھا کہ ہمیں راستے میں کھمپا قبیلے نے لوٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔ ہم آبادی میں پہنچ گئے۔ یہاں سرائے نما مہمان خانے بنے ہوئے تھے، وہاں اور بھی سیاہ تھے۔ ہم نے وہاں کے منتظمین کو یہ بتایا کہ ہم بھی سیاہ ہیں، اور جب کھمپا قبیلے سے متعلق بتایا تو وہ اور زیادہ ہمارا خیال رکھنے لگے۔ ہمیں رہنے کے لیے ایک بڑا سہال نما کمرہ دے دیا گیا۔ اندر یاگ کی کھالوں کے گرم بستر موجود تھے۔ ایک طرف نذرانے کا باکس رکھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں کچھ رقم ڈالی۔ منتظمین میں 3 افراد تھے، 2 ادھیڑ عمر مرد، عورت
और एक जवान तिब्बती लड़का था। न जाने क्यों इस उम्र में भी उसने अपने सर को अंडे की तरह चमका रखा था। वो गोल चेहरे वाला मोटा ताजा लड़का था। इसकी उम्र 18-19 सी रही होगी। जिस्म गोल, चेहरा गोल और आंखें भी चुंदी चुंदी और गोल ही थी। नाक की फंगी भी गोल थी। गर्ज ये कि उसका नाम भी मुझे उसकी जिसामत की तरह गोल मटोल सा लगा। गोम्पू ये नाम था उसका। मैं और बिलखसूस रूमी और हुमैरा उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने तब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम गोम्पू बताया। तब बेख्तियार ही हम तीनों के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। गोम्पू अच्छा लड़का था। उसने ये कहकर हमें मजीद हैरत में मुब्तला कर दिया कि वो ही नहीं बल्कि यहाँ की इंतजामिया भी वांगदोला को अच्छी तरह से जानती थी। यही नहीं, इनका अपना ताल्लुक भी नेफा कबीले से था। अब हमें वांगदोला की दानिशमंदी का सही मानों में एहसास हुआ था कि उसने हमें यहाँ का रास्ता क्यों सुझाया था। बहरहाल हम अब यहाँ मुतमईन थे। वो रात हमने सुकून से सोकर गुजार दी। अगले दिन जागे तो गोम्पू हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता ले आया। याक के दूध का मक्खन, पनीर और दीगर ऐसी अशिया थी जो हमने तनावुल की। गोम्पू बड़ा खिदमत गुजार और हंसमुख लड़का था। यह भी दीगर तिब्बतियों की तरह अमन का दाई था। मैंने तिब्बतियों की इसी रग को छेड़ते हुए पहले तो उसे खंपा कबीले और उनके गोरे मेहमानों के खिलाफ उसे खूब अच्छी तरह आगाह किया और कुछ दीगर तफसील भी उसे बताई, जिसे सुनकर वो कभी जोश में आता और कभी खुश होता। गोम्पू ऐसे ही कुछ शरपसंद अनासर जिन्हें तिब्बत का अमन बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक बड़े ग्रुप की शक्ल में तुम्हारे इलाके में स्याहों के भेष में मौजूद हैं और एक बड़े खतरनाक मिशन पर इंतहाई राजदारी से मसरूफ अमल भी हैं। वो ये सुनकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ, फिर कुछ मुतफक्किर और उसके बाद जोश में आते हुए बोला, हम इनका सत्यानाश कर डालेंगे। हमें सिर्फ उनकी आप लोग निशानदही करते हैं। ये तो मुश्किल है। मैंने कहा, मुश्किल कैसी? जिस तरह वो बड़ी मक्कारी और राजदारी से अपना मकरूह मिशन अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें भी खुफिया और खामोश तरीके से इनका मिशन नाकाम करना है। अभी फिलहाल तुम ये बात खुद तक महदूद रखना और हमें तुम्हारी मदद और रहनुमाई की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी बहुत क्यों, मैं हर वक्त आपके साथ हूं, वो जोश से बोला। शाबाश गोम्पू। तारिक भी दरमियान में बोला, एक तो इस कम वक्त का नाम ऐसा था कि जुबान से अदा करते हुए भी हंसी छूट जाती। यही हाल मुझ समेत रूमी और हुमैरा के भी था। एक बार जब मैंने गोम्पू को पुकारा तो बेख्तियार मेरी हंसी निकलते निकलते रह गई। बड़ी मुश्किलों से दबाई तो वो मुस्कुराहट में बदल गई। इस पर मैंने दरमियान में एक ऐसी बात कह दी जिससे मुस्कुराहट लाजमन जायज करार दी जाती, वरना मुझे डर था वो बुरा न मान जाए। ये बताओ, तुमने यहाँ बोम्बिला के जनूब मशरिक में ट्राइनास पहाड़ी पर कोई ऐसा कंप देखा है जो गैर मामूली तौर पर कुशादा, अलग थलग और तकोनी शक्ल में हो? रूमी ने उससे पूछा। वो डेल्टा पॉइंट वाइट पर काफ़ी तफसीली मालूमात हासिल कर चुकी थी, जिसका उसने पहले ही से प्री प्लान मैप तैयार कर रखा था। हम जानते थे कि यहाँ के तिब्बती अपनी धरती, अपनी ज़मीन और अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते थे। वो यहाँ होने वाली एक ज़रा सी गड़बड़ पर फिक्रमंद और जज्बाती हो जाते थे। वांगदोला, संगते और किसी हद तक शीशोक वगैरह, अगरचे इनका अंदाज जारहाना था, इसकी वाज़ेह मिसाल थे। यही वजह थी कि गोम्पू हमारी मदद करने के लिए खासा पुरजोश था। बहरकैफ गोम्पू उसकी बात सुनकर थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है आप लोग कहीं पेंगुइन बर्ड की बात तो नहीं कर रहे हैं? पेंगुइन बर्ड? ये क्या भला है? तारिक उलझ कर बोला। लेकिन ये तो समुद्री इलाकों के करीब होते हैं, रूमी भी बोली। तुम बताओ क्या आशा है और कहाँ पर वाक़ है? क्या कोई इमारत है? मैंने उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, वो इसी परिंदे पेंगुइन के मानित है। दरहकीकत वो एक तबाहाल पकौड़ा की इमारत है। बर्फानी तूफान और दीगर वजूहात के सबब वो तबाहाल हो गई तो इसलिए अरसे से खाली पड़ी रही। अब वहाँ कुछ गैर मुल्की मुकीम हैं जो खुद को शिकारी बताते हैं। यहाँ से वो इमारत, मेरा मतलब पेंगुइन बर्ड, कितनी दूर है? मैंने एक जोश तले जल्दी से पूछा। ज़्यादा दूर नहीं, पैदल भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर किराए के पैसे हों तुम्हारे पास तो मैं खच्चरों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। क्या खच्चर गाड़ी नहीं मिल सकती किराए पर? रूमी ने एकदम पूछा। मिल तो सकती है, लेकिन इस इलाके में वो नहीं जा सकती। सिर्फ खच्चरों पर ही सवार होकर जाया जा सकता है, या फिर पैदल, गोम्पू ने जवाब में कहा। तो फिर हम पैदल ही चलेंगे, रूमी मुंह बनाकर बोली। मैं और हुमैरा उसकी बात पर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो ऐसे ही एक तल्ख तजर्बे से गुजर चुकी थी जब खच्चर सवारी के दौरान इसका खच्चर बिदक गया था और मुझे भी उस पर जुगत लगाने का मौका हाथ आया था। ठीक है, मजबूरी है गोम्पू भैया, तुम हमारे लिए फौरन 4 अदद खच्चरों का बंदोबस्त कर डालो, हम किराया दे देंगे। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं खच्चर पर बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, रूमी भन्ना कर बोली। तारिक हैरान था,
उसे नहीं मालूम था कि रूमी के साथ खच्चर ने क्या सलूक किया था। हैरत से बोला, खच्चर की सवारी करने में क्या कबाहत है रूमी? इतनी अच्छी और आरामदेह सवारी तो है, और फिर ऐसे दुश्वार गुजार इलाकों में यही तो कारआमद होते हैं। रूमी उसकी बात का जवाब देने के बजाय पूरे पूरे मुंह बनाने लगी, तो मैंने तारिक से सरगोशी में उसकी वजह बता दी। बहरहाल गोंफू को 4 खच्चरों का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। थोड़ी देर बाद जब हम अपने मुख्तसर सामान के साथ गोंफू का शुक्रिया अदा करके रवाना होने लगे तो हैरान हुआ और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ न चलूं? इसकी जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मैंने मुस्कुराकर शफकत भरे अंदाज में कहा। तुमने हमारी इतनी मदद कर दी, यही काफी है, बस तुम इस बात को राज में रखना। उसने इस बात में सर हिला दिया और हम रवाना हो गए। खच्चर वाला हमारे साथ था। गोंपू ने उसे बता दिया था कि हमें कहाँ पहुंचाना है। हमने दानिस्ता दिन के वक्त ही सफर का इरादा किया था। यूं दिन ही में हम मतलूबा मकाम पर पहुंचते तो हमारी हदायत के मुताबिक खच्चर वाले ने हमें पेंगुइन नामी इस मतरूका पकोड़ा की इमारत से थोड़ी दूर ही रुकवा लिया। इमारत हमें दूर ही से नजर आ रही थी। यहाँ से वहां तक आसपास सन्नाटे और बर्फानी माहौल के सिवा और कुछ नहीं था। दरख्त और झाड़ियों की अलबत्ता बहुतात नजर आती थी, जिसने एक मुख्तसर से जंगल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पेंगुइन बर्ड के मतरूका इमारत से परे चंद एक इमारतों के और कल्स नजर आ रहे थे, लेकिन हमने इसी मुख्तसर जंगल ही में ख़ैमा जन होने का फैसला कर लिया। पेंगुइन बर्ड की इमारत के बाहर हमें 2-3 बर्फ पर चलने वाली बाइक, इसी तरह की गाड़ी और एक ट्रक नुमा गाड़ी भी खड़ी दिखाई देगी। गाड़ी को देखकर हमें हैरत हुई थी, लेकिन जल्द ही उकदा खुला किसका एक खासा कुशादा रास्ता बल खाता हुआ अक्कम में मौजूद आबादी की तरफ जाता था। हम रेड जोन में थे। पेंगुइन बर्ड नामी इमारत इन खूनी सौदागरों के खुफिया कोड के मुताबिक डेल्टा पॉइंट वाइड थी। हमने खैमा एक बर्फीली पहाड़ी की आड़ में तान लिया था। हम अंदर सर जोड़े बैठे थे। रूमी ने दरमियान में नक्शा फैला रखा था। रोजी ग्रुप से ज्यादा हमें इनके FGM के 3 एजेंटों की तरफ से ज्यादा खतरा था, जिनके 2 आदमियों को हम नेपाल के रेड रिजॉर्ट में हलाक कर चुके थे। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, FGM रोजी ग्रुप का एक एडवांस और इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रुप था, जो हरावल दस्ते की तरह हमेशा आगे रहते हुए इनके लिए रास्ता आसान करता था। हमने एक मुख्तसर प्लान यह बनाया कि शिकारियों और स्याहों के भेस में पहले इर्द गिर्द का इलाका घूम लिया जाए और कुछ रैकी भी की जाए। अपने इस अहम तरीन मिशन के लिए यह जरूरी भी था कि हमें इर्द गिर्द के इलाके और आबादी के बारे में पूरी आगाही पहले से होनी चाहिए थी। लिहाजा हमने अपनी राइफलें जो खुली पड़ी थीं ऐसे ही रहने दी और इन्हें कैनवस केस में बंद रहने दिया और कंधे से लटका लिया। 2 पिस्तौल थे, एक तारिक और एक मेरे पास था। रूमी और हुमैरा के पास चाकू थे। रूमी के कंधे से अलबत्ता राइफल का थैला चल रहा था। हमने खूब मोटे गर्म और चुस्त लिबास से तन कर रखे थे। चेहरों पर रेडीमेड मेकअप तो कर लिया था, मगर यकीन से नहीं कह सकते थे कि जाने पहचाने दुश्मन धोखा खा सकते थे या नहीं। ताहम फौरी तौर पर तो शनाख्त में आने से बचे हुए ही थे। हम पैदल रवाना हो गए और दानिस्ता मतलूबा इमारत के करीब से गुजरने लगे। कदरे करीब से गुजरते हुए हम इस इमारत को खड़े होकर हैरत से देखने लगे। जरा करीब जाकर रूमी ने कैमरा निकाल लिया और इसकी तस्वीर उतारना शुरू कर दी। वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था और हम चाहते भी यही थे। अंदर मौजूद लोग बाहर से गाफिल नहीं थे, वह अंदर ही से अतराफ पर कड़ी निगाह रखे हुए थे। यही वजह थी कि 2 अफराद अंदर से बरामद हुए और तेजी से दौड़ते हुए हमारे करीब आ गए। हम मोहतात हो गए। वो लंबे तिरंगे गैर मुल्की थे। वो हमारे नजदीक पहुंचे ही थे कि अंदर से हमने मजीद 3 अफराद को बरामद होते देखा, लेकिन वो वहीं चौकस अंदाज में खड़े हमारी तरफ देखने लगे।